कॉन्ट्रैक्शन अब जो हो रहा है इसके वजह से वापस से ज्यादा स्ट्रेस होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा तो ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा, ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हे गाइस, आज अपने बात करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट पड़ाव, दैट इज कॉल्ड एज योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि किस तरीके से किस कदर एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, हमने देख लिया था कि एक छोटा सा जाइगोट किस तरीके से एक पूरा का पूरा फीटस बनता है। ठीक है, और कौन कौन से अलग अलग मेम्ब्रेन्स है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट एक पॉइंट पे खत्म किया था, दैट इज कॉल्ड एज ए जेस्टेशन पीरियड। एक ऐसा टाइम स्लॉट जहां पे हम लोग देखेंगे बेबी अच्छे से डेवलप होकर एक वेल डेवलप फीटस बनता है और फिर वो फीटस का बर्थ होने वाला है। तो आज के सेशन में अपने यही सीखने वाले हैं दैट हाउ बेसिकली अ बेबी इज अल्टीमेटली अ फीटस इज अल्टीमेटली डेवलप और किस तरीके से वो मदर के बॉडी से बाहर आने वाला है। ठीक है, सो दैट विल बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे सेशन। आ जाओ चलो सबसे पहली चीज पे चलते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप होने में लगभग लग जाते हैं कितने महीने? लगभग 9 मंथ्स लग जाते हैं, मुझे ये बात पता है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि 40 हफ्ते। ओके, ये दोनों में से आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, सो इसीलिए इस इतने बड़े टाइम स्लॉट को पढ़ने के लिए हम लोग ना इसको 3 हिस्सों में बांट देते, 3 टाइम स्लॉट्स में बांट देते। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्राइमेस्टर्स। ओके, एंड इट इज समथिंग लाइक हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि बहुत ही बड़ा है और इधर ही जो कुछ होना है सब इधर ही होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ओके, एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन दैट विल बी कॉल्ड एज योर थर्ड ट्राइमेस्टर। डन? ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको कैसे सेग्रीगेट किया है जरा सुनिए। स्टार्टिंग के हम लोग लगभग फर्स्ट से चालू करके 3rd मंथ तक के ड्यूरेशन को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 महीने में मैं बांट रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट 3 महीना, सेकंड 3 महीना, थर्ड 3 महीना, हो गए 9 महीने। डन? तो इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट से लेके 3rd मंथ तक हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 4th से चालू करके 6th मंथ तक को हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे और 7th से चालू करके 8th तक हम लोग बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। बराबर, हम लोग इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट दिए। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि सब कुछ इधर ही होने वाला है गाइस, सब कुछ इधर होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले से मैं शुरू करता हूं, दैट इज पहले महीने से चालू कर दे। आई विल जस्ट राइट फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट मंथ में हम लोग जो सबसे वाइटल ऑर्गन बनते हुए देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर हार्ट। ठीक है, फीटल हार्ट बन जाता है, हार्ट फॉर्म्ड। बराबर, ये हमारा पहले महीने की बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है। तो सेकेंड मंथ में मैं देखूंगा कि हमारे लिम्स और डिजिट्स बनते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स। नाउ व्हाट आर दे? लिम्स मतलब हाथ पांव, ठीक है, और डिजिट्स मतलब उंगलियां। वो बस वो एक स्ट्रक्चर लेते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हो चुके, जस्ट एक ऐसे लाइक आप बोल सकते हो कि हाँ धीमे धीमे वो डेवलप हो रहा है, थोड़ी थोड़ी उंगलियों का आकार ले रहा है, पर उंगलियां बनी नहीं है। याद रखना, मतलब पूरा वेल डेवलप भी नहीं कर देना है, थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड मंथ तक होते होते, ठीक है, थर्ड मंथ तक पहुंचते पहुंचते हम लोग देखते हैं जितने भी वाइटल ऑर्गन, ओके, वाइटल ऑर्गन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड। अब वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है आप हर एक चीज लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया लिवर, जैसे कि हो गया किडनीज, ओके, फिर हो गया आपका इंटेस्टाइन, ओके, देन योर ब्रेन, सारी चीजें। ओके, इंपॉर्टेंटली हम लोग देख रहे हैं सारी की सारी चीजें बनना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, यहां पे एक एनसीईआरटी का बहुत ही प्रमुख लाइन है कि ऑल द मेजर वाइटल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। ये स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलना। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आईएससी की बुक्स में लिखे हुए, वो चीज कभी नहीं भूलना है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स पहले मंथ के मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, सो लिख ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ द वाइटल organs are formed।
याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले 3 महीनों का कार्यक्रम। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। यहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ वो अभी एक ह्यूमन बॉडी जैसा हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि आपका जो एक एम्ब्रियो है वो धीमे धीमे अब ह्यूमन बीइंग का आकार लेना स्टार्ट कर रहा है, ओके, क्योंकि सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, हाथ पांव भी हल्के हल्के बनना चालू हो चुका है, हार्ट भी बन चुका है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आज चलो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एग्जैक्टली क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग चौथे मंथ के बारे में। फोर्थ मंथ के बारे में बात करूं तो हम लोग देखेंगे कि लेग्स एंड आर्म्स दे बेसिकली ग्रो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे लिम्स लिखा हुआ है, हाथ पांव, ठीक है। हाथ पांव जस्ट एक शेप, एक आकार लेती है, बट एक अच्छे से उसका ग्रोथ हम लोग देखते हैं चौथे महीने में चल रहा है, ठीक है। फोर्थ मंथ में हम लोग देखेंगे लेग्स और आर्म्स बनते हैं, ठीक है, वो ग्रो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 5वां महीना। 5वां महीना बहुत क्रूशियल है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अब हल्का हल्का मूवमेंट करेगा, ठीक है, हल्का हल्का वो मोशन शो करेगा, एंड दैट इज ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स को खुशी देगी, राइट, ओके। तो हम लोग जस्ट लिख देते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, क्योंकि बेबी नहीं बोल सकता है, बेबी तो निकलने के बाद, मां के शरीर से निकलने के बाद बोलूंगा, अभी मुझे फीटस ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एज वेल एज दे यू विल बेसिकली सी देयर इज अपीयरेंस ऑफ हेयर ओवर हेड, मतलब सिर में छोटे 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 बाल आने चालू हो चुके हैं गाइस 5वें महीने में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज योर 6th मंथ। 6ठे महीने में क्या होगा गाइस, हम लोग देखेंगे, देखो पहले ना ये आंख एकदम पूरी बंद रहती है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि आंख के बीच में एक लाइन आ जाएगी जो कि आपके 2 आईलिड्स को सेपरेट करेगी, ओके। फीटस के ये 2 आईलिड्स को ये क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और हम लोग देखेंगे ये जो आईलैशेस है ना वो भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आंखों का एक अच्छा सा ग्रूव दिखना चालू हो जाएगा और आईलैशेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो वो भी लिख डालते हैं, ओके। दैट इज आईलिड्स सेपरेट्स, ओके। आईलिड्स मतलब ये ऊपर वाले, ओके, ये जो आप अपनी आंखों का जो ढक्कन है आईलिड्स, ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले थोड़े जुड़े हुए थे, अभी सेपरेट हो जाएंगे, खुल नहीं जाएंगे, वो भी ध्यान रखना है। आंखें अभी खोलनी नहीं है, ठीक है, जस्ट एक स्लिट आ चुका है कि हाँ यार ये ऊपर वाला आईलिड है, ये नीचे वाला आईलिड है, इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, हमें बस उतना पता चलता है। और दूसरी चीज कि आई लैशेस भी बन जाती है, आई लैशेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें देख पाते हैं कौन से महीने में, 6ठे महीने में, ठीक है। तो फर्स्ट महीने में हमने देखा कि सारे के सारे हम लोग मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं, सेकंड में हल्का हल्का करके डेवलपमेंट हो रहा है, आई लैशेस आईलिड्स बनना चालू हो चुके हैं, और हम लोग देखेंगे द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, मतलब कि हम लोग देखेंगे शरीर के ऊपर वो जो छोटे छोटे रुआटे जैसे होते हैं ना, हल्के हल्के बाल, ठीक है, वो थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये हो चुका हमारा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर, बस हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में अब कोई नया चीज नहीं होने वाला, ठीक है, कोई नया चीज, कोई नया डेवलपमेंट ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज देखेंगे, वो है ग्रोथ। समझ में आया, ठीक है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में आंखें बंद करके फोकस करके सिर्फ एक ही चीज लिख देता हूं, दैट इज द ग्रोथ, ओके। और फाइनली हम लोग, मैं ऐसा बोल सकते हैं कि 9th मंथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फीटस इज वेल डेवलप्ड, फीटस इज वेल डेवलप्ड, और इसके बाद अब होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज योर बर्थ, ठीक है। हो चुका, समझ में आया, सारे मेजर ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बना दो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाथ पांव थोड़े से अच्छे से ग्रो करवा दो, हम लोग देखेंगे कि एक पहला मूवमेंट आना चालू हो जाएगा बच्चे का, और साथ ही साथ आंखों में अच्छे से डेवलपमेंट हो गया, और थर्ड स्टेज में कोई नया चीज डेवलप नहीं करना है, सिर्फ अब वो जो बॉडी है, जो फीटस है, उसको बस ग्रो करने दो।
एक कंसिडरेबल साइज होगा, एक अच्छा खासा साइज हो जाएगा जब हम लोग बोलेंगे कि हाँ यार पूरा अच्छे से डेवलप हो चुका है। अब उसके बाद लास्ट आ जाएगा बर्थ। तो हम लोग समझेंगे ऐसा तो क्या होता है जिसके वजह से फाइनली जो बेबी है वो बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए लेबर पेन, राइट। ओके, माँ को धीमे धीमे दर्द होना चालू होगा और फिर वो बच्चा बाहर आएगा। पर ऐसा तो क्या होता है, चलो समझते हैं। अब बात करते हैं बर्थ के बारे में। इधर क्या होने वाला है, ये जो स्टिमुलस है कि भाई अब बेबी को बाहर निकलना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट खुद फीटस करता है। ओके, खुद फीटस बोलता है कि भाई बस अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मुझे बाहर निकलना है भाई। ठीक है, तो आजा चलो समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दैट एज सुन एज वी आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड फीटस, ओके, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, फीटस एकदम बढ़िया सा डेवलप हो चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे, नाउ दिस फीटस एज इट हैज इंक्रीज्ड इन साइज, अब उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब उसको स्पेस की कमी लग रही है, तो इस वजह से वो जो फीटस है वो एक स्ट्रेस जनरेट करेगा, खुद के ऊपर एक स्ट्रेस कि यार मेरे को जगह नहीं मिल रहा, आई वांट टू ग्रो, एंड दैट्स हाउ ये सिग्नलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास एक वेल डेवलप फीटस आ चुका है, नाउ दैट विल बेसिकली डेवलप फीटल स्ट्रेस। ओके, इसको अपने बोलते हैं फीटल स्ट्रेस। अब ये फीटल स्ट्रेस के वजह से खुद बच्चा, ओके, खुद बच्चे के अंदर कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। ओके, और वो हार्मोन्स क्या क्या है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं दिस बेसिकली स्टिम्युलेट्स फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, फीटस का खुद का पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करवाता है भाई साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज योर ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो उसका एक्शन कहां पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड पे होता है। किसके एड्रिनल ग्लैंड पे, खुद फीटल के एड्रिनल ग्लैंड में इसका एक्शन होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका अब एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ACTH अब क्या करेगा, दिस विल बेसिकली स्टिम्युलेट फीटल एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज योर कॉर्टिसोल। इज दैट क्लियर? ओके, क्या देखा हमने, एक पहले तो फीटस अच्छे से डेवलप हो गया, उसके वजह से वो एक स्ट्रेस जनरेट कर रहा है क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। उसके वजह से हम देखते हैं कि फीटस का ही पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है ACTH। बिकॉज ऑफ दैट ACTH, वो ACTH कहां जाता है, एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे वो स्टिम्युलेट करवाता है, एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है कि चल भैया कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर। नाउ दिस कॉर्टिसोल विल बेसिकली मूव टू द प्लेसेंटा, क्योंकि सर्कुलेट हो रहा है ना, हार्मोन सारे सर्कुलेट होने वाले हैं, बच्चे के बॉडी के साथ अच्छे से सर्कुलेट होने वाले, अम्बिलिकल कॉर्ड से पास होता हुआ डायरेक्टली पहुंच गया प्लेसेंटा। सो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कॉर्टिसोल है दिस बेसिकली पासेस टू प्लेसेंटा। ओके, दिस पासेस टू प्लेसेंटा। अब यहीं पे हो गई सारी चर्चा। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है। हम लोग देखेंगे कि जैसे ही प्लेसेंटा के पास कॉर्टिसोल पहुंचता है, the first thing that we see is there is decreased amount of estrogen, okay, decreased amount of progesterone। ठीक है, अब हमें तो पता है कि ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सबसे पीक लेवल पे पहुंच जाता है जैसे जैसे ट्राइमेस्टर खत्म होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम आसमान चूम रहा है। ठीक है, बट एक बार डेवलप हो गया, धड़ाम से नीचे। कौन नीचे कर रहा है, तो कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के पास जाके बोल रहा है कि भैया बस अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो भी प्रोडक्शन है उसको कर दीजिए रद्द। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम, बट हां एक चीज दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाया जाता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे, दैट दिस प्रोस्टाग्लैंडिन विल बेसिकली कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही शुरू होगा, अब क्या होगा,
धीमे धीमे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, अब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इधर से लेके इधर तक ये सब कुछ फीटस का काम था। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, इसको अपने बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। वो खुद के अंदर से एक रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है कि बस अब मुझे बाहर निकालो। ओके, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और यही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हम लोग देखेंगे दैट दिस बेसिकली कॉजेस यूटेराइन और सर्विक्स में स्ट्रेच होने के वजह से दिस बेसिकली स्टिम्युलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर। अब मां का एक्शन होने वाला है शुरू। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन आया, उसने यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यूटेरस किसका है यार, यूटेरस तो मां का है। तो मां ने समझा यार अभी तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। नाउ दैट विल बेसिकली स्टिम्युलेट मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल रहा है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, एंड दैट बेसिकली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ योर ऑक्सीटोसिन। ओके, हम लोग देखेंगे कि इधर अभी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि भैया जी जैसे ही आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो मदर के पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है। मदर क्या कर रही है, मदर प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, उसको तो हम लोग पहले से क्या बोलते हैं, बेसिकली दी हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ा है, हार्मोन वाले चैप्टर पे, है ना। तो बस ये ऑक्सीटोसिन यही सब कुछ है। ओके, दिस विल बेसिकली लीड टू two things. The first thing is the uterine contraction. क्या करेगा, uterine contraction. Okay, so this is basically my first stuff. And second stuff will be, it is like a positive feedback mechanism for the production of your prostaglandin. तो ये जो ऑक्सीटोसिन है वो मदर के प्लेसेंटा जो है उधर, ओके, प्लेसेंटा को बोलता है कि और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, प्लस ऑक्सीटोसिन भी कर रहा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं ये दो चीजें ऑक्सीटोसिन करने वाली है। फर्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हाँ उसका जायज सी बात है, वो यही करता है। और दूसरी चीज, इट विल बेसिकली एक्ट एज अ पॉजिटिव फीडबैक कि भैया जी और प्रोस्टाग्लैंडिन और बढ़ने दो। ठीक है, सो दैट दोनों ही तरफ से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड दिस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अब एक बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब ये एक साइकिल जनरेट करेगा। कैसा साइकिल, हम लोग देखेंगे कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अब जो हो रहा है इसके वजह से वापस से ज्यादा स्ट्रेस होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा तो ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा, ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा स्ट्रेच, ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस, ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा स्ट्रेच। इज दैट क्लियर? और कॉन्ट्रैक्शन करते जाओ भाई, साइकिल चालू हो गया। ठीक है, और इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा कि फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा रिलैक्स आउट हो जाता है, थोड़ा सा वाइड ओपन हो जाता है, और हम लोग देखते हैं कि जो फीटस है, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूअसली ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ने धक्का मारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सारा हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे के ऊपर जो एक लेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन। तो वो एमनियन जाता है फट। ठीक है, एमनियन फट जाता है, सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, जिसको अपने प्यार से वाटर ब्रोक करके नाम देते हैं ना। ठीक है, और फिर बेबी आ जाता है बाहर। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही बेबी आ जाएगा बाहर, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ओके, जैसे बेबी बाहर आएगा हम लोग देखेंगे बेबी कस के सांस लेता है। ओके, कस के सांस लिया मतलब उसका पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब फेफड़े काम करना चालू कर चुके हैं, अब वो हवा लेना स्टार्ट कर चुका है और खुद का ही अब सर्कुलेशन शुरू कर चुका है। ठीक है, यदि वो सांस नहीं लेता तो क्या करता है, डॉक्टर उल्टा करके पिछवाड़े में, यू नो ना, मारता है। ठीक है, ताकि वो रोए, क्योंकि रोएगा तब जाके उसके फेफड़े खुलेंगे तो पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू।
डन, ये एक चीज देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो आपको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड से काट के बच्चा बिल्कुल, अब बच्चे को अभी साइड में। बात करें मां के बारे में, तो व्हाट विल हैपन टू दिस प्लेसेंटा? बच्चा तो बाहर आ चुका है, क्या ये प्लेसेंटा की कोई जरूरत है? क्या अम्बिलिकल कॉर्ड की कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। हम देखेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स अपने आप ये जो प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड है वो खुद डिटैच होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइनली समझ लिया कि इधर हार्मोन का किस तरीके से एक साइकिल जनरेट हो रहा है। शुरुआत हो रही है बच्चे से, बच्चे ने ही अपने आप को बोला कि भाई बस अब मुझे बाहर निकालो। हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन मदर के साइड से प्रोड्यूस हो रही है। सो इंपॉर्टेंटली माइंड में सेट कर लो, दो हॉर्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज योर प्रोस्टाग्लैंडिन्स and the another, the prostaglandin which is produced by placenta and oxytocin which is produced by pituitary gland of mother। ये दो की वजह से हम लोग देखेंगे फाइनली बेबी बाहर आ जाने वाला है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग देखेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अब जो बेबी बाहर आ चुका है, बेबी को खाना चाहिए। खाने के लिए क्या लेगा? एक ही चीज उसके पास है, दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क। हाउ इट इज प्रोड्यूस और उसमें होता क्या है, चलो समझते हैं। ओके, अब आ चुके हैं बेबी बाहर, ठीक है। अब उनको खाना खिलाना तो पड़ेगा ना, इधर अपने पिलाएंगे। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए लैक्टेशन। ओके, ये शुरुआत पड़ेगी, स्टिम्युलस जो होगा, स्टार्टिंग का जो स्टिम्युलस होगा वो ऑक्सीटोसिन देने वाला है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड इंपॉर्टेंटली एक और हार्मोन विच बेसिकली स्टिम्युलेट दिस लैक्टेशन, चलो वो लिख ही देते हैं हम लोग। इट इज बेसिकली stimulated by your prolactin। it is stimulated by your prolactin। ये जो हार्मोन है वो मदर के शरीर से, मतलब उनका जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क प्रोडक्शन शुरू करने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोलैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विथ इट ऑक्सीटोसिन भी हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन का पहला प्राइमरी स्टिमुलस होता है, फिर प्रोलैक्टिन पूरा कैरी आउट करता है कि हाँ चलो अभी मिल्क बनाना ही है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में। तो ये अपने को याद रखना है। डन। अभी इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज द फर्स्ट फ्लूइड। जो सबसे पहला फ्लूइड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो सबसे पहला फ्लूइड आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और इसी के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहला मिल्क है, बहुत ही न्यूट्रिशन वाला, बहुत ज्यादा, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले इट इज स्लाइट येलो इन कलर, स्लाइट येलो इन कलर, ये अपने को पहली चीज याद रखनी है। ये बिल्कुल दूध जैसा सफेद नहीं होता, हल्का सा पीले कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आ जाता है दैट इसमें कोई फैट नहीं होता, देयर इज नो फैट। नेक्स्ट थिंग, बहुत ही कम अमाउंट में शुगर होता है, लिटिल शुगर, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात दैट इट इज रिच इन प्रोटीन, भर भर के प्रोटीन, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो हैज एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबॉडीज, बायोटिक्स नहीं, बॉडीज, ओके। एंटीबॉडीज बहुत सारी मौजूद रहती है, और वो भी कौन सी एंटीबॉडीज गाइस, ठीक है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, यदि पूछा जाए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो आपको याद रखना है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। दिस इज द इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और ये क्या करने वाला है, ये जो हमारे पास एंटीबॉडी है, दिस इज गोइंग टू गिव अ पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। This is gonna provide the passive immunity to the fetus. ओके, अब ये तो बात हो गई कोलेस्ट्रम के बारे में। लगभग हम लोग देखेंगे 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, व्हाइट कलर का एकदम मस्त वाला मिल्क प्रोडक्शन शुरू। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक और छोटा सा वस्तु, एक और छोटी सी चीज विच इज कॉल्ड एज योर इनहिबिटरी पेप्टाइड, that is called as your inhibitory peptide। अब ये inhibitory peptides क्या है भाई? ये inhibitory peptides basically inhibits milk production। अब आप बोलोगे कि यार सर क्यों बंद करना है? Why do we need to basically stop the milk production?
ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लो कि बेबी ज़्यादा अभी नहीं पी रहा है, उसको अभी अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, बेबी अभी सेकेंडरी फूड आइटम्स में स्विच कर चुका है, सिर्फ मिल्क नहीं पी रहा, मिल्क के साथ साथ कुछ और भी खाना पीना अभी चालू कर चुका है क्योंकि काफ़ी अभी बेबी बड़ा हो चुका है। उसके बाद एक टाइम आता है जहां पे अब मिल्क की प्रोडक्शन उतनी खास नहीं रखनी, जितना मदर प्रोड्यूस करती है उतना ज़्यादा उनको प्रोड्यूस नहीं करना, तो उसको रोकेगा कौन? अब ऑफ कोर्स बेबी ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा सक करने वाला नहीं है, अब ज्यादा सक करेगा नहीं तो जो मिल्क है वो ब्रेस्ट में ही रह जाएगा। अब मिल्क यदि ब्रेस्ट में ही रह जाएंगे देन व्हाट विल हैपन, दिस इनहिबिटरी पेप्टाइड विल बी एक्यूमुलेटेड, वो जमना चालू हो जाएगा क्योंकि ब्रेस्ट पूरा खाली नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई वी बेसिकली सी कि ये इनहिबिटरी पेप्टाइड्स जमने चालू हो जाते हैं, और इनहिबिटरी पेप्टाइड एक बार जमना चालू हो जाएगा तो वो आपका मिल्क प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि अब बॉडी ही समझ जाएगी यार इतना मिल्क प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर कर दिया है खत्म। हम अब इसके भी लिए बहुत सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून टू इट। यदि पसंद आया तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। टिल देन पीस आउट और अपने आप को प्रिपेयर करो। बाय बाय।